जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है। जी हाँ, कुछ यही कह रहा है ईरान। ईरान ने अमेरिका को दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो वो मिडिल ईस्ट को अमेरिका के लिए नरक बना देगा। ईरान ये सिर्फ कह नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका के हमलों के तुरंत बाद उसके पलटवार ने दिखा दिया कि वहां आयतुल्लाह मुश्तबा खामनी की सुप्रीमेसी में IRGC पूरी तरह से एक्टिव है। ईरान की खातम अल अनबिया कमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। दरअसल अमेरिका ने नए सिरे से ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। उसने 5 मोर्चों पर जंगी बेड़े तैनात कर दिए हैं। पहला जाल मेडिटेरियन सी में बिछाया है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई है। दूसरा जाल लाल सागर में है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बाब अल मंदब के पास लगाए गए हैं। तीसरा जाल हिंद महासागर में है, जिसमें एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, एक डॉक लैंडिंग शिप और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। चौथा ट्रैप ईरान के लिए अमेरिका ने अरब सागर में लगाया है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश तैनात है। 5वां जाल ओमान की खाड़ी में है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट के सबसे पास है। यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जबकि साथ में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। अमेरिका ने गुरुवार को भी ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जबकि ईरान ने भी मजबूत जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड बता रहा है कि ट्रंप के हुक्म पर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी फाइटर जेट ने ईरान के नॉर्थ वेस्ट में रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। ईरान ने भी देर नहीं लगाई। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों जहां से ये हमले अंजाम दिए गए थे, उन्हें मटिया मेट कर दिया। दरअसल ट्रंप हॉर्मुज पर जो तजुर्बा करना चाह रहे हैं, उसकी काट पहले से ही ईरान के पास है। इसलिए वो अमेरिका को बार बार कह रहा है कि हॉर्मुज पर गड़बड़ी नहीं, वरना नरक बनेगा मिडिल ईस्ट। पर ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातचीत की बात कहकर टाइम खींचा और इस बीच अपनी जंगी तैयारी अंजाम दे दी है। ईरान को इस बार तगड़ा घेरने की कोशिश है, लेकिन इस वक्त का इस्तेमाल ईरान ने भी तो खुद को रिचार्ज करने के लिए किया है। दुनिया को ये भी याद रखना चाहिए। ईरान ने फिर बहरीन पर मार दिया। बहरीन में एयर रेड सायरन बजने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील की गई। इससे पहले अमेरिका की 5वीं नेवल फ्लीट पर ईरान ने बुधवार को जबरदस्त हमला किया था। कुवैत की सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब देने का ऐलान किया है और नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कहा है। उधर एयर डिफेंस सिस्टम लगातार अलर्ट पर हैं। कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जॉर्डन के भी US सैन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर थे। लगातार 2 दिनों से जॉर्डन में मौजूद बेसिस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बना रहा है ईरान। IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी मिलिट्री के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट पर भी निशाना साधा है और मुवफ़्फ़क़ साल्टी और अराजक एयरबेस पर हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि ईरान ने खुद को लंबा लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। अब अमेरिका और उसके पीछे इस्राइल, साथ ही अरब देश मिलकर ईरान के खिलाफ कितनी भी शरारतें करें, वो जवाब देगा। उसका जवाब हल्का नहीं होगा। असा टाइम्स के हेड शौकत भारती दावा करते हैं कि दरअसल अमेरिका ईरान की ताकत को भांपने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कभी इसराइल से लेबनान पर हमला करवा रहा है, तो कभी खुद ईरान के फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन हर बार ईरान के पलटवार और नर्क बनाने की धमकी उसे कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक बार फिर अस्थिरता के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। हाल के दिनों में ईरान की ओर से कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान ने कुवैत को ही क्यों चुना? क्या यह कुवैत के खिलाफ सीधा हमला था या फिर अमेरिका को दिया गया एक रणनीतिक संदेश? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में कुवैत ही वह भौगोलिक और सामरिक स्थिति है जिसने उसे लंबे समय से अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बना रखा है। कुवैत में लगभग 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।
फारस की खाड़ी के बेहद संवेदनशील इलाके के करीब स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे किसी भी संभावित अमेरिकी हवाई, समुद्री या जमीनी अभियान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अली अल सलेम एयरबेस समेत कई सैन्य सुविधाएं अमेरिकी अभियानों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, निगरानी का केंद्र रही हैं। यही कारण है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव तेज हुआ तो ईरान की रणनीति केवल सीधे अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं रही। उसने उन देशों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जहां से अमेरिका का सैन्य सहयोग मिल सकता था। कुवैत इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा। ईरान का उद्देश्य कुवैत के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि उसे संदेश देना था कि अगर उसकी जमीन, हवाई क्षेत्र या सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करता है तो उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ईरान चाहता था कि कुवैत अपने यहाँ से अमेरिकी सेना की मौजूदगी कम करे या कम से कम अमेरिका को मिलने वाली सैन्य सुविधाओं और हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए। ईरान की सोच यही रही थी कि यदि कुवैत से अमेरिकी सैन्य संचालन की क्षमता सीमित हो जाती है तो अमेरिका के लिए उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहीं तो यह हमला सैन्य कार्रवाई के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव की रणनीति का हिस्सा भी था। हालांकि कुवैत ने ईरान के इन आरोपों को, दावों को खारिज कर दिया है। कुवैती सरकार का कहना है कि उसने अपनी भूमि का इस्तेमाल किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं होने दिया है। साथ ही साथ उसने स्पष्ट किया कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरानी हमलों के बाद कुवैत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्रीय तनाव कम करने की अपील भी की। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी देशों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ वे अमेरिका के सुरक्षा साझेदार हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ सीधे टकराव से भी वो बचना चाहते हैं। लेकिन जब उनके यहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हो तो वह अनचाहे ही किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कुवैत पर हुए हमलों का असली कारण कुवैत से दुश्मनी नहीं, बल्कि उसकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य प्रभाव था। लेकिन इस रणनीति की सबसे बड़ी कीमत जो है वो अमेरिकी नागरिकों और पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता को चुकानी पड़ सकती है। यानी गलती अमेरिका और इजराइल की, लेकिन खामियाजा भुगत रहे हैं खाड़ी के वो लोग जो इसमें शामिल तक नहीं है। अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट एक व्यापक संघर्ष की चपेट में आ सकता है।